तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और है नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं एसएससी सीआरपीएफ व्यापम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हैं हम विद रैशनल है। तो आप लोगों से गुजारिश फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बेहतरीन क्लास जो यहाँ पे शुरू होने जा रही है उसमें खुद को और उन सभी लोगों को इन्वॉल्व कर दीजिए जिनको इस तरीके के कंटेंट की जरूरत है और जो अपने लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं इस तरीके के कंटेंट को लेके आगे बढ़ के सफलता की आस में बैठे हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ ट्रिकी कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू के साथ में। सबसे पहला एमसीक्यू आज के सेशन का ये रहा। A client with glaucoma has been prescribed timolol eye drop. Timolol should be used with caution in the client with a history of। एक मरीज है, ग्लूकोमा का पेशेंट है, टिमोलोल आई ड्रॉप उसको प्रेस्क्राइब की गई है। क्वेश्चन ने पूछा है कि ये जो टिमोलोल आई ड्रॉप है ये यूज करेंगे उस मरीज में कॉशन के साथ में, मतलब प्रिकॉशन के साथ में, जिस मरीज को किसी बीमारी की हिस्ट्री है। इनमें से कौन सी बीमारी की हिस्ट्री है? डायबिटिक, गैस्ट्रिक अल्सर्स, एम्पाइसीमा, पेनकेरेटाइटिस। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए। टिमोलोल दवाई प्रेस्क्राइब की गई है। ये आई ड्रॉप जो है वो यूज करेंगे प्रिकॉशन के साथ में अगर मरीज को हिस्ट्री है। किस चीज की? चार ऑप्शन लिखे हुए, फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। टिमोलोल कौन सी कैटेगरी की दवाई है? बीटा ब्लॉकर। कौन सी कैटेगरी की दवाई है? बीटा ब्लॉकर। टिमोलोल कौन सी कैटेगरी की दवाई है? बीटा ब्लॉकर। ये मतलब ये दवाई जो है वो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करती है ना। और जब दवाई बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, बीटा रिसेप्टर दो जगह पाए जाते हैं। बीटा वन रिसेप्टर जो होते हैं वो तो हार्ट में पाए जाते हैं और उसको ब्लॉक करके हार्ट रेट कम करती है ये दवाई। और बीटा टू रिसेप्टर जो होते हैं वो लंग्स में पाए जाते हैं और ये लंग्स में, हार्ट में हार्ट रेट को कम करने में मदद करती है। और लंग्स के ऊपर ये बीटा टू रिसेप्टर को ब्लॉक करके लंग्स के अंदर ब्रोंकोस्पाज्म करती है। क्या करती है? ब्रोंकोस्पाज्म। तो बीटा ब्लॉकर दवाई जो होती है वो ब्रोंकोस्पाज्म करती है और जब ब्रोंकोस्पाज्म होगा तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रहेगी। चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के बारे में बता रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप बिल्कुल सही लाइन पे है, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही से पहचाना। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वाली इन चार कंडीशन के अंदर एकमात्र कंडीशन है दैट इज एम्पाइसीमा। बहुत अच्छे, है ना। सी, एम्पाइसीमा इज द करेक्ट वन। मरीज को ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है, एम्पाइसीमा वाले मरीज को अगर ब्रोंकोस्पाज्म होएगा तो सांस में दिक्कत होएगा। और अगर मरीज को सांस में दिक्कत हो रहा है, टिमोलोल मरीज को प्रेस्क्राइब किया आपने और उसको पहले से सांस में दिक्कत है और ब्रोंकोस्पाज्म होगा एम्पाइसीमा के मरीज को तो और सांस में दिक्कत बढ़ेगी। तो इस मरीज को हम टिमोलोल दवाई नहीं दे सकते। डायबिटिक, गैस्ट्रिक अल्सर और पेनकेटाइटिस वाले मरीजों को टिमोलोल दिया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी, एम्पाइसीमा। ए, बी और डी जो है तीनों ही खोटे जवाब है। बीटा ब्लॉकर उसका इफेक्ट कॉशनली, एम्पाइसीमा अस्थमा, इस तरीके के मरीजों में प्रिकॉशन के साथ में इस दवाई को यूज करना होता है। तो करेक्ट आंसर क्या बना? सी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। An elderly client who experiencing nighttime confusion wanders from his room into the room of another client. The nurse can best help decrease the client's confusion by। एक एल्डरली क्लाइंट है जो रात के समय एक्सपीरियंसिंग करता है नाइट टाइम कंफ्यूजन को और वो भूल जाता है और जो है अपने रूम से किसी दूसरे के रूम में चला जाता है। नर्स जो है वो बेस्टली हेल्प करेगी उसके इस कंफ्यूजन को डिक्रीज करने में। कैसे इस कंफ्यूजन को कम करेगी वो? इस नाइट टाइम के जो एक्सपीरियंस उसका रहता है कंफ्यूजन वाला, उसको कैसे कम करेगी? फर्स्ट है असाइनिंग ए नर्सिंग असिस्टेंट टू सिट विद हिम अंटिल ही फॉल्स अस्लीप। जब तक वो सो नहीं जाता तब तक किसी नर्सिंग असिस्टेंट को असाइन करेंगे उसको कि उसके साथ में रहे। बी है अलाउिंग द क्लाइंट टू रूम विद अनदर एल्डरली क्लाइंट, किसी दूसरे एल्डर क्लाइंट को उस क्लाइंट के साथ में रखेंगे। तीसरा एडमिनिस्ट्रिंग ए बेड टाइम सेडेटिव, बेड टाइम सेडेटिव उसको एडमिनिस्टर करेंगे। और लास्ट है लिविंग ए नाइट लाइट ऑन ड्यूरिंग द इवनिंग एंड नाइट शिफ्ट। एक नाइट लाइट जो है वहां पे लगा देंगे इवनिंग और नाइट शिफ्ट के दौरान। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए। कौन सा तरीका रहेगा जिससे आप ये नाइट टाइम के कंफ्यूजन को उसके मिनिमाइज कर सकते हैं? नर्सिंग असिस्टेंट को साथ में रख के जब तक वो सो नहीं जाता, रूम में किसी दूसरे एल्डर क्लाइंट को अलाउ करके, बेड टाइम सेडेटिव देके, या नाइट टाइम के दौरान, इवनिंग और नाइट टाइम के दौरान एक नाइट लाइट जो है वहां पे रखे। विच इज द करेक्ट वन?
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, कुछ लोगों ने गलत जवाब देने की भी कोशिश की है। ए और बी जो है, ए और बी जो है वो किसी को नर्सिंग असिस्टेंट को रखना या एल्डर क्लाइंट को रखना, इससे मरीज का कंफ्यूजन ठीक नहीं होगा। ये दोनों ही खोटे जवाब है, इससे मरीज का कंफ्यूजन ठीक नहीं होगा। ए और बी जो भी जवाब दे रहे हैं ये दोनों ही खोटे जवाब है। अपने को कंफ्यूजन मरीज का जो है वो कम करना है, ये क्वेश्चन ने बोला है, तो इससे नहीं होगा। सी आंसर जो लिखा हुआ है, सी कि बेड टाइम सेडेटिव देंगे, है ना, सी आंसर लिखा बेड टाइम सेडेटिव, ये अच्छा तरीका नहीं है एल्डरली क्लाइंट में, और उल्टा ये इंक्रीज करेगा कंफ्यूजन को। जितने भी सेडेटिव होते हैं वो मरीज को कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि उसका सेडेटिव इफेक्ट रहता है, मरीज ओरिएंट नहीं रहता टाइम और प्लेस और पर्सन के प्रति। हमें मरीज को टाइम और प्लेस और पर्सन के प्रति ओरिएंट करना है, क्योंकि मरीज ज्यादातर रात के समय कंफ्यूजन एक्सपीरियंस कर रहा है, तो रात को दिन बना दो। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। और इवनिंग और नाइट के समय ही अंधेरा होना लगता है, तो उसको दिन बनाने के लिए नाइट लाइट लगा दो। तो जैसे आपने रात को दिन बना दिया, क्योंकि दिन में कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन कब है, रात में, तो रात को भी क्या बना दो, दिन, दिन ही दिन है, दिन ही दिन है, तो कंफ्यूजन ही नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, तो आंसर सही है, आंसर सही है, तो डी करेक्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी है। जिन सारे लोगों ने लगभग गलत जवाब लिखा है, 10-10 बार डी लिखेंगे। डी इज द करेक्ट वन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू फॉर सच काइंड ऑफ बिलीव, थैंक यू सो मच। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन कंप्लेन ऑफ द क्लाइंट विद एंड स्टेज रीनल डिजीज। मरीज को है एंड स्टेज रीनल डिजीज, ESRD, एंड स्टेज रीनल फेलियर या एंड स्टेज रीनल डिजीज, ये मरीज की बीमारी है। क्या कॉमन कंप्लेन रहेगा मरीज का, वेट लॉस, इचिंग, रिंगिंग इन द ईयर्स, ब्रूइजिंग। कौन सी कॉमन कंप्लेन है मरीज का जिसको एंड स्टेज रीनल फेलियर है। कॉमन कंप्लेन के बारे में पूछा है, कौन सी कॉमन कंप्लेन रहेगी, वेट लॉस, इचिंग, रिंगिंग इन द ईयर्स, ब्रूइजिंग। कॉमन कंप्लेन एंड स्टेज रीनल फेलियर, इसमें कॉमन कंप्लेन क्या रहेगी मरीज की, फटाफट से जवाब लिखिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कुछ लोगों ने ठीक से पहचाना है, कुछ लोगों ने ठीक से पहचाना है। याद रखिएगा, एंड स्टेज रीनल फेलियर के अंदर यूरिक एसिड क्रिस्टल, है ना, बॉडी के अंदर जो है यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड जो है वो डिपॉजिट होते हैं। ये यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल बनते हैं एंड स्टेज रीनल फेलियर के अंदर, यूरिक एसिड के बॉडी में क्या बन जाते हैं, क्रिस्टल बन जाते हैं, क्रिस्टल। और ये जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनते हैं, ये यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो होते हैं, क्रिस्टल्स जो होते हैं वो जाके डिपॉजिट होते हैं स्किन में। ये डिपॉजिट हो जाते हैं, और ये कहाँ डिपॉजिट होते हैं, स्किन के अंदर। जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल स्किन के अंदर डिपॉजिट होते हैं, तो पेशेंट के स्किन में क्या होती है, ईचिंग, वेरी गुड, ईचिंग, प्रूराइटस, ईचिंग होती है, प्रूराइटस होता है। जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल जाके डिपॉजिट होते हैं स्किन के अंदर, तो मरीज को क्या होती है, स्किन में ईचिंग होती है, प्रूराइटस होता है। तो एंड स्टेज रीनल फेलियर जो है वो इचिंग या प्रूराइटस से कोरिलेटेड है। वेट लॉस नहीं होता है, वेट गेन होता है, फ्लूइड रिटेंड करता है। रिंगिंग इन द ईयर इस एंड स्टेज रीनल से नहीं होता है, और ब्रूइजिंग का संबंध यहाँ पे इससे नहीं है। तो ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनते हैं, वो डिपॉजिट होते हैं स्किन के अंदर, और स्किन में क्या करते हैं, ईचिंग और प्रूराइटस। तो बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर नीड फर्दर क्लैरिफिकेशन। चार यहाँ पे दवाई ऑर्डर की गई है, कौन सी दवाई का ऑर्डर जो है वो क्लैरिफिकेशन मांगता है, मतलब स्पेसिफिक करके ऑर्डर को नहीं लिखा गया है ना, कौन सा ऑर्डर जो है वो क्लैरिफाई करने की जरूरत है। पहला है डार्वोसेट प्रोपोक्सीफेन, जो दवाई है 65 मिलीग्राम पर ओलर, हर 4 से 6 घंटे में देना है प्रॉन। माइसोलिन प्रीमिडोन जो दवाई है 250 mg देना है पर ओरल TID। कोमोडिन जो है वो 10 mg देना है पर ओरल। और प्रीमारिन जो है वो 0.625 mg पर ओरल डेली देना है। कौन सी दवाई जो है उसका ऑर्डर प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा गया है, क्लेरिफिकेशन की जरूरत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, क्या बात है, इस सवाल को आपने पहचान लिया। देखिएगा, जितनी भी ये मेडिकेशन है उसमें डोज मेडिसिन का नाम मेंशन है, बहुत बढ़िया, डोज मेंशन है, कौन सा रूट है वो मेंशन है, कितने टाइम में रिपीट करना वो मेंशन है। जब ये है इसका मतलब ये ऑर्डर पूरा है। ऐसा ही इसमें है, नाम, डोज, रूट, टाइम। ऐसा ही इसमें है, नाम, डोज, रूट, टाइम। लेकिन ये जो सी ऑप्शन है, जो आपने मैक्सिमम लोगों ने ठीक से बताया है, सी ऑप्शन है, नाम है, डोज है, रूट है, पर टाइम यहाँ पे क्या है, गायब है।
और टाइम जब हमें पता नहीं होगा तो हम दवाई को कितनी बार देंगे ये हमें पता नहीं चलेगा। तो ये ऑर्डर जो सी ऑप्शन में लिखा हुआ है ये क्लियर ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर स्पेसिफिक ऑर्डर है, इसमें क्लियरिफिकेशन की जरूरत रहेगी। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। और आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। द बेस्ट डाइट फॉर द क्लाइंट विद मैनियर्स डिजीज, मैनियर्स डिजीज, मैनियर्स सिंड्रोम, इसमें सबसे बेस्ट डाइट क्या रहेगी? हाई इन फाइबर, लो इन सोडियम, हाई इन आयोडीन, लो इन फाइबर। बेस्ट डाइट पूछिए मैनियर डिजीज की, फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। मैनियर डिजीज की बेस्ट डाइट, मैनियर डिजीज, मैनियर डिजीज ईयर से संबंधित है। रिंगिंग सेंसेशन होता है ईयर के अंदर, वर्टाइगो रहता है मरीज को, वर्टाइगो रहता है, रिंगिंग सेंसेशन ईयर के अंदर देखने को मिलता है, टिनाइटस कहते हैं इसको। ईयर के अंदर फ्लूइड के एक्यूमुलेशन होने की वजह से होती है मैनियस डिजीज। और इसका एकमात्र इलाज है या तो मरीज लाइफ लॉन्ग वर्टाइगो या एटेक्सिया से सफर करे, या उसका परमानेंटली हियरिंग लॉस होगा, उसके कोक्लिया को रिमूव करना पड़ेगा। तो मरीज के ऊपर चॉइस होती है कि वो क्या चाहता है, चक्कर चाहता है या सुनना चाहता है ना। तो ये मैनियस डिजीज बहुत प्रॉब्लमेटिक इश्यू है। और इसके अंदर पेशेंट जो है उसके ईयर में फ्लूइड जब रिटेन करता है तो फ्लूइड का रिटेंशन को मिनिमाइज करना है। अब आपको पता है कि अगर बॉडी में सोडियम ज्यादा होगा तो फ्लूइड ज्यादा रिटेन करेगा, तो सोडियम को कम करो। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। लो इन सोडियम डाइट देते हैं मैनियर डिजीज वाले मरीज को। जो मरीज मैनियर डिजीज से सफर करता है उसको सोडियम जो है वो मिनिमाइज कर देते हैं, कम कर देते हैं, लो कर देते हैं, लेस कर देते हैं। लो सोडियम डाइट मैनियस डिजीज वाले मरीजों के अंदर काम में लिया जाता है। हाई फाइबर डाइट नहीं देना है, लो फाइबर का कोई संबंध नहीं है और आयोडीन का संबंध इस बीमारी से नहीं है। तो बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इज एसोसिएटेड विद राइट साइडेड हार्ट फेलियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट साइडेड हार्ट फेलियर से संबंधित फाइंडिंग कौन सी रहेगी? देखो दो तरीके के हार्ट फेलियर होते हैं, एक राइट साइडेड और एक लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। राइट साइडेड हार्ट फेलियर, राइट वाला हार्ट, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट साइडेड में लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। इस बार जो हार्ट फेल हुआ है वो कौन सा हार्ट फेल हुआ है? राइट साइड वाला हार्ट फेल हुआ है। अब राइट साइड वाला हार्ट जो राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड को पंप करता है पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लेके जाती है लंग्स के पास में। लंग्स उस ब्लड को क्या करता है? प्यूरिफाई करता है, ऑक्सीजन ऐड करता है, वहां से ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, और लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा से बॉडी के अंदर। अब राइट साइड का हार्ट जब ब्लड को पंप करने में फेल हो जाता है तो जो आपका इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा है उसका ब्लड राइट एट्रियम में आता नहीं है, क्योंकि पहले से ही वो भरा हुआ है, वो अपने ब्लड को तो पंप ही नहीं कर रहा है। तो उसकी वजह से ये इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा भरी हुई रहती है, तो उसकी वजह से जुगुलर वेन का डिस्टेंशन देखने को मिलता है। उसकी वजह से लीवर जो है वो साइज में बड़ा होता है, हिपेटोमेगली होता है, स्प्लिनोमेगली देखने को मिलता है, पेडल एडिमा देखने को मिलता है, पांव के अंदर एडिमा होता है। ये सारे के सारे सिम्टम जो है वो राइट साइडेड हार्ट फेलियर के होते हैं। सिस्टमिक सिम्टम वहां पे देखने को मिलता है राइट साइडेड हार्ट फेलियर के अंदर। यहाँ पे इसी मरीज में अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल होता तो उसकी वजह से पल्मोनरी कंजेशन होता, क्रैकल होते लंग्स के अंदर, ये लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के अंदर देखने को मिलता है ना। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के अंदर लंग्स के अंदर क्रैकल साउंड जो है वो सुनाई देते हैं। डेट टाइम में मरीज को ओलिगो यूरिया की कंडीशन रहती है, ये लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की कंडीशन में देखने को मिलता है। डेट टाइम में ओलिगो यूरिया रहता है। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है वो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के अंदर देखने को मिलता है। तो ए, सी और डी ये तीनों ही जो जवाब है ए, सी और डी है ना। ए और डी तो स्पेसिफिकली किससे संबंधित है? लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है। जो ए है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और जो डी है ये तो दोनों स्पेसिफिकली लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर से ही संबंधित है। सी जो है वो क्लाइंट के डायग्नोसिस से यहाँ पे को रिलेटेड नहीं है। वैसे डे टाइम ओलिगोयूरिया का जरूरी नहीं है कि वो हार्ट फेलियर हो सकता है वो रीनल डिजीज हो, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल राइट साइडेड हार्ट फेलियर का सिम्टम है। बहुत ही शानदार, बी ऑप्शन। नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया होता है राइट साइडेड हार्ट फेलियर वाले मरीज को। रात के समय मरीज अगर कंप्लेन कर रहा है कि दिन में तो पेशाब नहीं आता, रात में बहुत ज्यादा पेशाब जाना पड़ता है और जब चलता हूं तो सांस में दिक्कत होती है, तो इसका मतलब मरीज हार्ट फेलियर से सफर कर रहा है। और रात में यूरिन का ज्यादा आना राइट साइडेड हार्ट फेलियर को इंडिकेट करता है, क्योंकि दिन में आदमी खड़ा रहता है तो उसका जो ब्लड है वो हमने बोला राइट साइडेड हार्ट फेलियर है तो ब्लड पेडल एडिमा रैकुलम मिलता है, लीवर स्प्लिटोस्प्लिनोमेगाली सब होता है। अब जो रात को सोता है उसके पांव ऊपर होते हैं तो जो पेडल एडिमा वाला फ्लूइड है वो ग्रेविटी की वजह से ज्यादा आता है हार्ट की तरफ। हार्ट में ज्यादा आएगा तो बॉडी को थोड़ा बहुत ज्यादा जाएगा, जब बॉडी में ज्यादा जाएगा तो किडनी को ज्यादा जाता है, तो किडनी ब्लड को फिल्टर करती है तो यूरिन ज्यादा बनाती है। कहानी सिंपल सी है, क्लियर है।
तो यूरिन जब ज्यादा बनता है कंडीशन पोलीयूरिया कहलाती है। और ऐसा कब होता है? जब मरीज रात को सोता है, पांव ऊपर है गर्दन नीचे, तब ऐसा होता है। और ऐसा अगर मरीज के साथ में हो रहा है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? नॉक्चूर्नल पोलीयूरिया। तो बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। राइट साइडेड हार्ट फेलियर का सिम्टम होता है नॉक्चूर्नल पोलीयूरिया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, an 8-year-old admitted with an upper respiratory infection has an order for oxygen saturation via pulse oximeter. 8 साल का पेशेंट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन लेके आया, ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करने का बोला पल्स ऑक्सीमीटर से। टू एंश्योर एन एक्यूरेट रीडिंग द नर्स शुड, एक्यूरेट रीडिंग को एंश्योर करने के लिए नर्स क्या करेगी? प्लेस द प्रोब ऑन द चाइल्ड्स एब्डोमन, प्रोब को एब्डोमन पे रखेगी। रिकैलिब्रेट द ऑक्सीमीटर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच शिफ्ट, हर ईच शिफ्ट के शुरुआत में ऑक्सीमीटर को रिकैलिबर करेगी। अप्लाई द प्रोब, वेट 15 मिनट बिफोर ऑब्टेनिंग द रीडिंग, प्रोब को अप्लाई करेगी, 15 मिनट इंतजार करेगी रीडिंग को ऑब्टेन करने के लिए। और प्लेस द प्रोब ऑन द चाइल्ड्स फिंगर, उस प्रोब को चाइल्ड के फिंगर पे रखेगी। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 8 साल का बच्चा है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन लेकर आया, ऑक्सीजन सैचुरेशन आप पल्स ऑक्सीमीटर से देख रहे हो। एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप क्या करेंगे? एब्डोमेन पे रखेंगे, रिकैलिबर करेंगे हर शिफ्ट में, अप्लाई करेंगे प्रोब को और 15 मिनट तक इंतजार करेंगे रीडिंग को लेने के लिए, या प्रोब को प्लेसमेंट करेंगे चाइल्ड के फिंगर के ऊपर। विच इज द करेक्ट वन? फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। कुछ लोग ठीक से जवाब दे पा रहे हैं, कुछ लोग ठीक से जवाब दे पा रहे हैं। 8 साल की बच्ची है, याद रखिएगा। एज 8 ईयर है, इतना इजी नहीं है मामला। 8 एज ईयर है, एज 8 ईयर है। पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, pulse oximeter should be placed on the child's finger. Very good. D यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है साहब। Place the probe on the child's finger. सिंपल सा है, सिंपल सा है। कहाँ रखते हैं प्रोब को? उस फिंगर के ऊपर, है कि नहीं है? और दूसरी जगह कौन सी होती है? ईयर लोब में। फिंगर और ईयर लोब में, दो जगह पे पल्स ऑक्सीमीटर रखते हैं। ईयर लोब पे क्यों रखते हैं? क्योंकि ब्लड का फ्लो जो होता है इन एरिया के अंदर, फिंगर और ईयर लोब में, ज्यादा एसेसिबल है, मोस्ट एसेसिबल होता है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए। तो एक तो फिंगर होगी, दूसरा आपको जगह दी जाए तो कहां रखते हैं हम? ईयर लोब के ऊपर रखते हैं। यहाँ पे फिंगर दिया हुआ इसलिए करेक्ट आंसर है फिंगर। डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए आंसर इनकरेक्ट है, क्योंकि प्रोब जो है उसको कभी भी एब्डोमेन के ऊपर सिक्योर नहीं करते हैं। टेम्परेचर प्रोब रख सकते हैं, सैचुरेशन प्रोब वहां नहीं होती है एब्डोमेन के ऊपर। हर बार रिकैलिबर करने की जरूरत नहीं होती है, ये भी खोटा जवाब है। और 15 मिनट बहुत लंबा टाइम है, इतना टाइम नहीं लगता है इसको सैचुरेशन को ऑब्टेन करने में। ये तो कुछ सेकंडों में हो जाता है, विद इन सम सेकंड्स। आपने प्रोब लगाई, कुछ ही सेकंड में रीडिंग दे देगा। तो ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ईयर लोब के ऊपर प्रोब को रखेंगे और असेस करेंगे, सॉरी ईयर लोब या फिंगर के ऊपर रख के असेस करेंगे। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी, सी खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एन इन्फेंट विद टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, टॉफ का बच्चा है, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, डिस्चार्ज हो रहा है, प्रिस्क्रिप्शन फॉर लेनोक्सिन एलिक्सिन, लेनोक्सिन जो है डिजॉक्सिन सिरप यहाँ पे मरीज को प्रिस्क्राइब किया है और मरीज को डिस्चार्ज किया जा रहा है। टॉफ का बच्चा है, 4 डिफेक्ट होते हैं टॉफ के अंदर: पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, वेंट्रिकुलर सेपरेट डिफेक्ट और ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा। ये टॉप बीमारी है, 4 डिफेक्ट के साथ में होती है। लेनोक्सिन सिरप आपने प्रिस्क्राइब की। द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द मदर, नर्स मदर को क्या इंस्ट्रक्ट करेगी? Administer the medication using a nipple, administer the medication using a calibrated dropper, administer the medication using a plastic baby spoon, administer the medication in a baby bottle with water. Which is the correct one? कौन सा आंसर सही है? निप्पल से देंगे उसको, या ड्रॉपर से देंगे, या प्लास्टिक बेबी स्पून से देंगे, या बेबी बोतल से उसको देंगे? कौन सा तरीका सही है? लेनोक्सिन सिरप आप दे रहे हैं टॉफ के बच्चे को, टॉफ के बच्चे को लेनोक्सिन, लेनोक्सिन या डिजॉक्सिन दवाई जो है उसमें सबसे बड़ी समस्या है कि इसका थेराप्यूटिक इंडेक्स और सेफ्टी इंडेक्स, एक होता है थेराप्यूटिक और दूसरा होता है सेफ्टी, इनके बीच में गैप जो है वो बहुत कम होता है। थेराप्यूटिक और सेफ्टी के बीच में गैप कम होता है, इसलिए ड्रग सेफ्टी कम होती है, ड्रग की टॉक्सिसिटी होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। और लेनोक्सिन या डिजॉक्सिन ड्रग की अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है बॉडी के अंदर तो ये प्रॉब्लमेटिक इशू है। और टॉक्सिसिटी तब होगी जब दवाई ज्यादा चली जाएगी, और ज्यादा जब जाएगी जब तब इसका जब आप कैलिब्रेशन सही से नहीं करेंगे। तो ये दवाई जो है इसका कैलिब्रेशन अगर आपने सही से नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेडिकेशन जो है उसको निप्पल से आप नहीं दे सकते, प्लास्टिक बेबी स्पून से नहीं दे सकते, बेबी बोतल से, कैलिब्रेशन सही नहीं होगा।
फॉर एक्यूरेट कैलिब्रेशन ऑफ द डिजॉक्सिन और लेनोक्सिन दवाई यू हैव टू यूज ड्रॉपर। आपको ड्रॉपर काम में लेना पड़ेगा, एग्जैक्टली इतने ड्रॉप में इतना एमएल ऐसा होता है। तो ड्रॉपर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैलिबर करो दवाई को ड्रॉपर को यूज करके, तो ड्रग की टॉक्सिसिटी होने की संभावना मिनिमाइज हो जाएगी। हमें ड्रग की टॉक्सिसिटी की संभावनाओं को मिनिमाइज करना है। अगर ड्रग टॉक्सिसिटी हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी वहां पे, है ना। तो हमें चाइल्ड के ड्रग की टॉक्सिसिटी की संभावनाओं को कम करने के लिए उसको ड्रॉपर से कैलिबर करके बच्चे को मेडिकेशन देना चाहिए, जिस मेडिसिन का नाम है डिजॉक्सिन लेनोक्सिन। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बी इज द करेक्ट वन। बहुत अच्छे, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। द क्लाइंट शेड्यूल फॉर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, मरीज जो है उसको क्या शेड्यूल किया गया, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। टेल द नर्स आई एम सो अफ्रेड, मैं बहुत डरा हुआ हूं। व्हाट विल हैपन टू मी ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के दौरान मेरे साथ क्या होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट थेरेपेटिक फॉर द नर्स टू मेक, कौन सा स्टेटमेंट सबसे अच्छा मोस्ट थेरेपेटिक है नर्स के लिए अभी बोलना। ईसीटी आप मरीज को दे रहे हैं। ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी एक ट्रीटमेंट है साइकोसिस के मरीज के इलाज का, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है और सीजर प्रोड्यूस करा के मरीज का इलाज किया जाता है। तो आप ईसीटी देने जा रहे हैं, मरीज बहुत डरा हुआ है और बोल रहा है मैं बहुत डरा हुआ हूं और मेरे साथ में ट्रीटमेंट के दौरान क्या होने वाला है इसके बारे में मुझे बताओ। तो सबसे थेरेपेटिक रेस्पॉन्स आपका क्या रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन है यू विल बी गिवन मेडिसिन टू रिलैक्स यू ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के दौरान तुम्हें रिलैक्स करने के लिए दवाई दी जा रही है। द ट्रीटमेंट विल प्रोड्यूस ए कंट्रोल ग्रांड माल सीजर, इस ट्रीटमेंट के दौरान कंट्रोल ग्रांड माल सीजर प्रोड्यूस किया जाएगा। द ट्रीटमेंट माइट प्रोड्यूस नोजिया एंड हेडेक, इस ट्रीटमेंट की वजह से नोजिया और हेडेक हो सकता है। और लास्ट है यू कैन एक्सपेक्ट टू बी स्लीपी एंड कंफ्यूज फॉर ए टाइम आफ्टर द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के बाद में तुम्हें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन और तुम थोड़ा बहुत जो है वो स्लीपी फील करोगे, ऐसा वहां पे होने वाला है। कौन सा थेरेपेटिक रेस्पॉन्स रहेगा जिस मरीज को आप ईसीटी देने जा रहे हो। फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा, फटाफट से जवाब लिखिएगा, फटाफट से जवाब लिखिएगा। देखिएगा इन सारे आंसर के अंदर सी का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इससे नोजिया और हेडेक तो नहीं होता है ना। सी ईसीटी से नहीं होता, नोजिया हेडेक तो नहीं होता, ये तो बिल्कुल खोटा जवाब है ना। कई लोगों ने यहाँ पे बी जवाब दिए हैं, कई लोगों ने डी जवाब दिया है, कई लोगों ने ए जवाब दिया है ना। बी जवाब, कुछ लोगों ने डी जवाब दिया है। देखिएगा बी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि जो मरीज है उसमें प्रोड्यूस कराएंगे कंट्रोल ग्रांड माल सीजर, और डी ऑप्शन लिखा हुआ है कि तुम इसके बाद में स्लीपी और कंफ्यूज फील करोगे। तो ये दो ऐसे रेस्पॉन्ड है, ये गलत बातें नहीं है, ये बिल्कुल सही बातें हैं, लेकिन ये बातें थेराप्यूटिक नहीं है। ये बातें मरीज के अंदर और एंजाइटी को बढ़ाएगी, बोले मेरे को तो सीजर ताने आने वाली है, इसे ताने आएगी, मेरे को ये होगा, तो ये उसकी एंजाइटी के लेवल को इंक्रीज करेगा। जो पहले से एंजियस है, पहले से डरा हुआ है, सो अफ्रेड है, तो और डराओगे आप। बी ऑफ आंसर जो बोल रहे हैं वो मरीज को डरा रहे हैं, और मरीज को डराओगे तो नंबर कम हो जाएगा, और नंबर कम हो जाएगा तो आपका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। तो मरीज को डराना नहीं है एग्जाम में, आपको मरीज का साथ देना है, मरीज को समझाना है, मरीज को साथ रख के आपको मरीज का काम करना है, जिससे आपका काम सक्सेस हो जाए, आपके नंबर अच्छे आएंगे, एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा, है कि नहीं है। तो साथ रह के करना है, डराना नहीं है। डी ऑप्शन भी डरा रहा है, आप अगर स्लीपी और कंफ्यूज हो जाओगे ऐसा हो जाएगा तुम्हारे, ऐसा हो जाएगा, तो मरीज आपको कभी भी इस चीज का उसका कंसेंट जो है, उसका जो एप्रेड है, वो थेरेप्यूटिक रेस्पॉन्ड आपका नहीं था। तो बी सी और डी तीनों खोटे जवाब है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि आप उसको कहोगे कि हम तुम्हें कुछ मेडिकेशन देंगे, बिल्कुल देते हैं, जो मरीज को रिलैक्स रखते हैं ट्रीटमेंट के दौरान। ईसीटी को देने से पहले मरीज को कुछ दवाइयां काम में लेते हैं, मसल रिलैक्सेशन काम में लेते हैं, है ना। तो ये दवाइयां क्या करती है, मरीज के को रिलैक्स कर देती है, उसकी बॉडी को रिलैक्स कर देती है, जिससे मरीज जो है उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर आप ऐसा बोलेंगे तो मरीज को थोड़ा रिलैक्स फील होगा कि हाँ मेरे को कुछ दवाई देंगे, मेरे को पता नहीं चलेगा और इलाज हो जाएगा मेरा। तो ए यहाँ पे बिल्कुल थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स है। बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, ये आपके थेराप्यूटिक स्टेटमेंट नहीं है। ईसीटी के मरीज को जो पहले से डरा हुआ है और पूछ रहा है कि मेरे साथ में क्या होने वाला है इलाज के दौरान। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि किस तरीके से जवाब को दिया जाता है, किस तरीके से सोचना होता है एग्जाम के अंदर। सारे आंसर अपने को सही लगते हैं, पर अपने को करेक्ट स्टेटमेंट को फोकस करना है, तभी आंसर आपके करेक्ट होंगे, तभी नंबर आपके इंप्रूव होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। होप्स आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें, और इसके अलावा एक काम करें, भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने। तो दिखाइए सारथीपन और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाए, ताकि वो सब लोग जिनको जरूरत है इस तरीके के कंटेंट की, वो ऐसा कंटेंट प्राप्त करे और पढ़ सके और अपनी जिंदगी में सफल हो सके। तो मिलते हैं दोबारा एक नई एनर्जी, नए एमसीक्यू सेशन के साथ में कल सुबह ठीक 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।